एकादश के व्यावसायिक अध्ययन पढ़ने वाले सभी बच्चों का आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक वित्त के प्रमुख स्रोत और उसके अंतर्गत हम जानेंगे वाणिज्यिक बैंक किस तरह से व्यवसाय को वित्त उपलब्ध कराते हैं। ये व्यावसायिक वित्त का एक महत्वपूर्ण साधन है। विभिन्न अवधि के लिए विभिन्न प्रकार के ऋण व्यावसायिक या वाणिज्यिक बैंक व्यावसायिक संस्थाओं को प्रदान करते हैं। कई राष्ट्रीय बैंक हैं, निजी क्षेत्र के बैंक हैं, विदेशी व्यापारिक बैंक हैं जो भारतीय उद्यमियों के सभी श्रेणी के उद्योगों को, सभी श्रेणी का मतलब यह है कि दीर्घकालीन, मध्यमकालीन, कुटीर उद्योग, इन सभी प्रकार के जो श्रेणियों के उद्योग होते हैं उन सब को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। उदाहरण के तौर पे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक वगैरह। इन बैंक से ऋण पर ब्याज कई बातों पर निर्भर करता है कि कितने समय के लिए आपने ऋण लिया है, ऋण की राशि कितनी है, आपकी फर्म कैसी है, क्योंकि सहकारी संस्थाओं को कम ब्याज की दरों पर, बड़ी कंपनियों को थोड़ा ज़्यादा ब्याज की दरों पर ऋण दिया जाता है। आर्थिक स्तर पर ब्याज, आर्थिक स्तर पर ब्याज का मतलब ये है कि ब्याज की दरें क्या चल रही हैं, चलन दर का चलन कौन सी दर की, ब्याज की दर जो है वो प्रचलन में है। ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं जब आप ब्याज की बात करते हैं। जब कभी भी आप व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक से अगर आप ऋण लेना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई संपत्ति प्रतिभूति के तौर पे बंधक रखनी पड़ती है। ठीक है, क्या क्या लाभ होते हैं आइए जानिए। वाणिज्यिक बैंक से ऋण लेने के लिए कोई विवरण जारी नहीं करना पड़ता, जैसे कि शेयर या डिबेंचर के मामले में होता है। इसलिए अंशों के निर्गमन से बेहतर है कि आप बैंक से ऋण ले लें, ये आसान है। बैंक से ऋण लेने पर कंपनी की गुप्तता बनी रहती है। बैंक कोई भी विशेष सूचना उजागर नहीं करते हैं आपके बारे में। और बैंक कई बार अपने ग्राहक कंपनी को कोषों के एक विवरण से संबंधित सलाह भी दिया करते हैं कि आप कैसे अपने कोषों यानी फंड्स को मैनेज करें। लेकिन कुछ दोष भी हैं इस सिस्टम के। दोष में क्या है कि बैंक से ऋण अल्प अवधि के लिए मिलता है। अगर आपकी दीर्घकालीन आवश्यकताएं हैं तो उसके लिए जो डिबेंचर्स हैं, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो डिबेंचर्स ही बेहतर हैं, और अगर आप अपनी पूंजी लेना चाहते हैं तो शेयर बेहतर हैं। लेकिन ऋण के तौर पे अल्पकालिक या मध्यमकालिक ऋणों के लिए बैंक से ऋण लेना बेटर है। खैर, तो ये अल्पकाल के लिए ही मिलते हैं, ये एक दोष हो गया इसका। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि बैंकों का एक दोष और भी है कि यह ऋण प्राप्ति से पहले कंपनी की स्थिति की जांच पड़ताल करती हैं और कभी कभी कुछ गुप्त तथ्य भी उजागर हो जाते हैं जो आपकी संस्था के लिए शायद अच्छा नहीं होता। तीसरा इसका दोष है प्रतिभूति गिरवी रखे बिना कोई भी बैंक ऋण नहीं देता। और चौथा दोष आता है कई बार बैंक ऋण के लिए बहुत ही दुर्गम शर्तें लागू करते हैं। दुर्गम का मतलब है जहाँ पे जाना कठिन हो वो स्थान दुर्गम होता है। दुर्गम शर्तें वो होती हैं जिन्हें मानना कठिन होता है। तो आपने अभी ये जाना अभी तक के टॉपिक में कि वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लिया जा सकता है, किस तरह का ऋण लिया जा सकता है, अगर वाणिज्यिक बैंकों से हम ऋण लेते हैं तो इसके लाभ और दोष क्या हैं। आइए हम और आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक संस्थाओं को वित्त के अन्य संसाधनों में, अन्य स्रोतों में से एक और स्रोत है वित्तीय संस्थानों से ऋण। सबसे पहले जानते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं। देखिए, केंद्र और राज्य सरकार ने कई वित्तीय संस्थानों का निर्माण किया है जो व्यावसायिक ऋण के लिए कार्य करती हैं। विकास बैंक इन्हीं में से एक हैं। ये संस्थाएं ऋण तो देती हैं, साथ ही साथ व्यवसाय का मार्गदर्शन भी यथा आवश्यकता करती हैं। ये संस्थान दीर्घकालिक ऋण और मध्यमकालिक ऋण देते हैं। देखिए क्या है कि अल्पकालिक ऋण के लिए वाणिज्यिक बैंकें बनी हुई हैं और दीर्घकालिक और मध्यमकालिक ऋण के लिए सरकारों ने, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्तर पर ये वित्तीय संस्थान बनाए। ठीक है, इनके उदाहरणों में मैं अगर आपको बताऊं तो आईडीबीआई जैसे है जो अभी आपका वाणिज्यिक बैंक के रूप में भी कार्य करने लगा है। ठीक है, आईडीबीआई और एसआईडीबीआई, ठीक है, ये सब वित्तीय संस्थानों में से ही एक थे। इनकी स्थापना इसी रूप में हुई थी। आईडीबीआई यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, औद्योगिक विकास, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। इसका पर्पज़ क्या था कि जो बड़े उद्योग हैं उनको दीर्घकालीन ऋण दिया जा सके या मध्यमकालीन ऋण दिया जा सके। एसआईडीबीआई का उद्देश्य था स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका उद्देश्य था स्मॉल इंडस्ट्रीज जहाँ जहाँ हैं कुटीर उद्योग, उन्हें दीर्घकालिक और मध्यमकालिक ऋण दिया जा सके। बाद में इन्होंने वाणिज्यिक बैंक के तौर पे भी अपनी सुविधाएं देनी शुरू कर दी और आप आईडीबीआई बैंक को इस समय जिस रूप में देखते हैं लखीमपुर में, वो
वाणिज्यिक बैंक के रूप में देखते हैं। तो ये एक वित्तीय संस्थान के तौर पे इनकी स्थापना हुई थी, बाद में इन्हें वाणिज्यिक बैंक के रूप में भी मान्यता आरबीआई ने दे दी। तो अभी चलिए हम वापस जाते हैं इस टॉपिक पे कि ये जो संस्थाएं हैं ये ऋण भी देती हैं और व्यवसाय का मार्गदर्शन भी करती हैं। ये संस्थान दीर्घकालीन और मध्यमकालीन ऋण देते हैं, क्योंकि ये संस्थाएं देश के विकास के लिए उद्योगों को बढ़ावा देती हैं, अतः ये विकास बैंक कहे जाते हैं। ठीक है, ये तकनीकी, प्रबंधकीय और सर्वेक्षण सेवाएं भी देती हैं, और कभी कंपनी को, व्यापार को वृद्धि देने के लिए या पुनर्व्यवस्था यानी कि फिर से उसकी स्थापना करने के लिए, इसे रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है, पुनर्व्यवस्था यानी फिर से पुनर्निर्माण भी कह सकते हैं उसे, और आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन। जैसे कोई संस्थान है, वहाँ पे कोई पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ में आ रही थी, अब हम चाहते हैं कि वहाँ नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, तो उसको उसका आधुनिकीकरण करना कहलाएगा। जैसे कोई कार्यालय है, वहाँ पे टाइपराइटर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब टाइपराइटर की जगह हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए होगा। इसके लिए अगर कोई इस तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस संस्था को ऋण देता है, तो इसे आधुनिकीकरण के लिए ऋण कहा जाएगा। तो ये संस्थाएं सबसे पहले सहायक सिद्ध होती हैं। इनके लाभ और दोष क्या क्या हैं, आइए हम इसकी बात करते हैं। आइए हम जानते हैं इनके लाभों के बारे में। देखिए, व्यावसायिक बैंक अल्प अवधि या मध्यम अवधि के लिए ये ऋण दे पाते हैं, जबकि जो वित्तीय संस्थाएं हैं दरअसल ये ऋण देती हैं दीर्घकाल के लिए। ठीक है, वित्तीय संस्थान जो हैं प्रबंधकीय और तकनीकी सर्वेक्षण सुविधाएं भी देते हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, व्यावसायिक बैंक जो है ज़्यादातर अल्प अवधि के लिए ऋण देते हैं और कभी कभार मध्यम अवधि के लिए भी ऋण देते हैं। वित्तीय संस्थाएं सिर्फ दीर्घकाल के लिए नहीं, मध्यकाल के लिए भी ऋण देते हैं। ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादातर ये दीर्घकाल के लिए ऋण देते हैं, ये ज़्यादातर अल्प अवधि के ऋण देते हैं, और ये भी मध्यम अवधि के लिए देते हैं, और ये भी मध्यम अवधि के लिए ऋण देते हैं। ठीक है, वित्तीय संस्थान प्रबंधकीय, तकनीकी और सर्वेक्षण जैसी सुविधाएं भी देते हैं। वित्तीय संस्थान कंपनियों के अंशों के अभिगोपक लिखा हुआ है, अभिगोपक शब्द होता है, अभिगोपक, और इसका मतलब होता है अंडर राइटर, अंडर राइटर। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब कोई कंपनी अपने शेयर जो हैं उन्हें इशू कर रही होती है, तो ऐसी स्थिति में जब कोई कंपनी अपने शेयर इशू कर रही होती है, तो ऐसी स्थिति में एक संस्था है जिसका नाम है सेबी, उसने कुछ नियम बनाए हैं कि आप जितने अंशों के लिए आवेदन मांगेंगे, उनमें से 90% के लिए कम से कम आवेदन मिलने चाहिए। अगर 90% से 1% भी शॉर्टेज हो जाती है आवेदनों की, तो आपको जितना पैसा मिला है सब लौटाना पड़ेगा। एक निश्चित अवधि के बाद अगर लौटाएंगे तो उस पर बाकायदा ब्याज देना पड़ेगा। तो इस पूरी उपक्रम से बचने के लिए जो कंपनी शेयर या डिबेंचर इशू कर रही होती है, वह किसी वित्तीय संस्था से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि वह संस्था अल्टीमेटली इस बात की उसे गारंटी दे दे कि अगर कोई शॉर्टेज होती है तो उस शॉर्टेज अंशों को वो खरीद लेगी। ऐसी संस्था जब इस तरह की कोई गारंटी देती है तो इसको कहा जाता है अभिगोपक। यहाँ अभिगोपक शब्द है, अभिगोड़क हो गया है, तो उसे ही अभिगोपन कहते हैं। ठीक है, इन संस्थानों के लिए ऋण का भुगतान आसान किस्तों में आप कर सकते हैं, और देश में मंदी काल की स्थिति में वित्तीय संस्थाएं आसानी से ऋण प्रदान कर देती हैं। ये संस्थाएं आयात निर्यात के लिए विदेशी मुद्रा में भी ऋण प्रदान करती हैं। ऋण लेने से पूर्व बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं, ये इसका दोष है। ऋण प्राप्ति में देरी होती है, क्योंकि संस्था केवल दीर्घकाल के ऋण प्रदान करती हैं, तो हो सकता है कि वह संचालक मंडल में अपना प्रतिनिधि भी सम्मिलित करवा लें। व्यावसायिक संस्था में वित्तीय संस्था के प्रतिनिधि होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण निर्णयों में वित्तीय संस्था का हस्तक्षेप भी होने लगता है। तो ये कुछ बातें हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे लंबे समय के लिए अगर ये संस्थाएं ऋण देती हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उस जिस भी कंपनी को ऋण देती हैं उसमें उनका कोई ना कोई प्रतिनिधि संचालक मंडल में आता है, और इस वजह से कभी कभी ये उस संस्था के निर्णयों में भी हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की संस्थाएं किस रूप में होती हैं, मैं आपको उनका नाम बता देता हूँ। उनमें LIC आता है, GIC आता है, कुछ म्यूचुअल फंड हैं वो भी आते हैं।
बाकी उनका विशिष्ट जो वित्तीय संस्थान है उनका जिक्र आगे किया जा रहा है। ये इनके बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया था अभी। आईएफसीआई इसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम बोलते हैं। जुलाई 1948 को इसकी स्थापना हुई। एक संवैधानिक नियम के रूप में लिखा है, निकाय होना चाहिए, संवैधानिक निकाय के रूप में। निकाय का मतलब संस्था होता है, नियम नहीं। एक संवैधानिक निकाय के रूप में जुलाई 1948 को इसकी स्थापना हुई। इसका उद्देश्य क्या था? एक विशेष क्षेत्र के नए उद्यमियों के प्रवेश को बढ़ावा देना, जिस देश की आर्थिक व्यवस्था में प्राथमिकता आप देना चाहते हो उस क्षेत्र को। ठीक है, इसे आईएफसीआई कहा गया। इसके अलावा आईसीआईसीआई, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम, 1956 में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निजी क्षेत्रों के उद्योगों की उत्पत्ति, वृद्धि और आधुनिकीकरण में सहायता देने के लिए इसकी स्थापना हुई। ये विदेशी पूंजी को भी बढ़ावा देता है। इसके बाद में एसएफसी आते हैं, राज्य वित्त निगम। ये स्टेट लेवल पे बने हुए वित्तीय संस्थान हैं। जो क्षेत्र आईसीआईसीआई के क्षेत्र के बाहर थे, उन क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को मध्य व अल्प अवधि के लिए वित्त उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के राज्य वित्त निगम 1951 द्वारा इन्हें अधिकार दिए गए हैं। ये निजी कंपनी, साझेदारी फर्म, एकल स्वामित्व व्यवसाय को भी सहायता प्रदान करते हैं। इसके बाद में आईडीबीआई बैंक, मैंने अभी इसके बारे में बताया। औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के द्वारा स्थापना होने के कारण ये एक इंस्टीट्यूटरी संस्था है, वैधानिक संस्था है। ठीक है, ये वित्तीय संस्थानों की गतिविधियों, वाणिज्य बैंक समेत उन सभी में समन्वय के लिए स्थापित की गई है। वित्तीय संस्थाओं को सहायता देना, औद्योगिक इकाइयों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता देना, समन्वय स्थापित करना, ये सारे इनके कार्य हैं। इसके अलावा एसआईडीसी है, राज्य औद्योगिक विकास निगम। ये राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर। भारतीय यूनिट ट्रस्ट, इसकी स्थापना 1964 में हुई, जनता की जमाओं को बढ़ावा देने के लिए। औद्योगिक इकाई को प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करता है, ये डायरेक्टली मतलब ऋण देता है और उनकी प्रतिभूतियों में भी निवेश करता है। जनता से ये छोटी छोटी बचत लेता है और उसे उत्पादक कार्यों में लगाने के लिए उत्पादकों को या उत्पादक संस्थाओं को ऋण देता है। इसके बाद में बात करेंगे हम आईबी की, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड। इसे भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक भी कहा जाता है। उद्देश्य क्या है? बीमार या रुग्ण इकाइयों को सहायता करना, यानी वो कंपनियां जो घाटे में चल रही हैं उन्हें ऋण देना। एलआईसी को तो आप जानते ही हैं। 1956 भारतीय जीवन बीमा अधिनियम 1956 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई। उद्देश्य जनता की बचत को बढ़ावा देना और सीधे ऋण या अंश पत्रों को खरीदना और उनके क्रय द्वारा सार्वजनिक और निजी कंपनी के क्षेत्र की इकाइयों को बचत कोष उपलब्ध कराना। तो कुल मिलाकर के आपने अभी जाना। पब्लिक डिपॉजिट पे हम कल बात करेंगे। आज का इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार।